गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज की इस हिंदी क्लास में आप सबका स्वागत है। हम पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था पाठ 13 हेडिंग सदाचार का आवेश, जिसमें हमने आपको पेज नंबर 1 to 4 तक पढ़ा दिया है। आप पेज नंबर 1 to 5 आगे से आगे पढ़ाने जा रहे हैं। कहानी का, लेख का, व्यंग का शेष भाग। तो इस प्रकार जो एक्सपर्ट होते हैं वे राजा साहब को बताते हैं कि ये जो भ्रष्टाचार है वो स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है, अगोचर है, वह सर्वत्र व्याप्त है, उसे देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। यह जो भ्रष्टाचार है वह स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है, बहुत बारीक। स्थूल मतलब जिसको आराम से देखा जा सकता है, सूक्ष्म मतलब बहुत बारीक, जिसको देखा नहीं जा सकता। अगोचर यानी अप्रत्यक्ष, वो सब जगह व्याप्त है, उसे देखा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। ये है भ्रष्टाचार। राजा सोच में पड़ गए। विशेषज्ञों, तुम कहते हो कि वो ये भ्रष्टाचार सूक्ष्म है, अगोचर है, सर्वव्यापी है, ये गुण तो ईश्वर में होते हैं, तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? विशेषज्ञ बोलते हैं हाँ महाराज, अब भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया। देखो, एक्सपर्ट विशेषज्ञों ने भ्रष्टाचार को ईश्वर बना दिया। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा व्यंग्य है। एक दरबारी ने पूछा, पर वह है कहाँ, कैसे अनुभव होता है? विशेषज्ञ ने जवाब दिया, वह सर्वत्र है, वह इस भवन में है, वह महाराज के सिंहासन में है। सिंहासन में है कहकर राजा उछलकर दूर खड़े हो गए। विशेषज्ञ ने कहा, हाँ सरकार, सिंहासन में है। पिछले माह इस सिंहासन पर रंग करने के लिए जिस बिल का भुगतान किया गया वह बिल झूठा था, वह वास्तव में दुगने दाम का था। आधा पैसा बीच वाले खा गए। आपके पूरे शासन में भ्रष्टाचार है और वह मुख्यतः घूस के रूप में है। तो इस प्रकार विशेषज्ञों ने राजा को समझाया कि राजा साहब, आपके राज्य में सब जगह भ्रष्टाचार, घूसखोरी विद्यमान है। आपके सिंहासन में भी है, आपके राजमहल में भी है। तो जब सिंहासन का नाम लिया जाता है तो राजा उछल जाते हैं। विशेषज्ञ समझाते हैं, राजा साहब, इस आपका जो सिंहासन है, जिसका पिछले माह रंग रोगन किया गया, इसमें जो बिल का भुगतान किया गया वो झूठा बिल था। दोगुने, वास्तव में दुगुने दाम, इस काम के बदले दुगुने दाम लिए गए। आधा पैसा बीच वाले खा गए। जिन लोगों को आपने इस काम की जिम्मेदारी सौंपी थी उन्होंने डबल बिल बनाया और आधा पैसा भी लोग खा गए। इस प्रकार भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी हो रही है आपके राज्य में। आपके पूरे शासन में भ्रष्टाचार व्याप्त है। गलत तरीके से लोग पैसे कमाते हैं। मुख्यतः घूसखोरी, रिश्वत आपके राज्य में सबसे ज़्यादा है। विशेषज्ञों की बात सुनकर राजा चिंतित हो गया, क्योंकि वो भ्रष्टाचार मिटाना चाहते थे। और यहाँ पर विशेषज्ञों ने क्या कहा कि आपके पूरे राज्य में भ्रष्टाचार फलता फूलता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, विशेषकर घूसखोरी के रूप में। तो राजा को जब ये सब बातों की सूचना मिलती है, राजा चिंतित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, और क्या करें क्या न करें, कैसे हम इस भ्रष्टाचार को मिटाएं, इसके लिए विचार करने लगते हैं, चिंतन और मनन करने लगते हैं। राजा ने कहा, यह तो बड़ी चिंता की बात है। राजा ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा, ये भ्रष्टाचार अगर इस तरह फल फूल रहा है, हमारे राज्य में इस तरह फैला हुआ है, तो ये बड़ी चिंता की बात है, हमारे लिए बड़ी चिंता की बात है। हम भ्रष्टाचार बिल्कुल मिटाना चाहते हैं। विशेषज्ञों, तुम बताओ यह कैसे मिट सकता है? विशेषज्ञों ने कहा, हाँ महाराज, हमने उसकी भी योजना तैयार की है, इसको कैसे मिटाएं, इसका भी हमारे पास प्लान है। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए महाराज को
व्यवस्था में परिवर्तन करना होगा। जो ये राज्य में व्यवस्था आपने बनाई हुई है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन करना होगा। एक तो भ्रष्टाचार के मौके मिटाने होंगे, सबसे पहला भ्रष्टाचार के अवसर मिटाने होंगे। जैसे ठेका है तो ठेकेदार है, ठेकेदार हैं तो अधिकारी हैं, अधिकारी हैं तो कर्मचारी हैं। तो इस प्रकार ये सब घूस लेते हैं, रिश्वत लेते हैं। ठेका मिट जाए तो उसकी घूस भी मिट जाएगी। इस तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक उदाहरण दिया गया। ऐसी व्यवस्था में परिवर्तन करना है तो ये सब हटाना पड़ेगा। ये हटाने से ही घूसखोरी हटाएंगे। यानी बहुत सटीक, बहुत अच्छा सुझाव देते हैं। किन कारणों से आदमी घूस लेता है वह विचारणीय। जिस कारणों से घूस ले जाते हैं उस कारण को मिटा दिया जाए, खत्म। तो अब विचार किया जाए कि किन कारणों से आदमी घूस लेता है। राजा ने कहा, अच्छा तुम अपनी पूरी योजना रख दो, हम और हमारे दरबारी उस पर विचार करें। राजा साहब विशेषज्ञों को बोलते हैं, आपकी भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, घूसखोरी मिटाने के लिए जो भी सुझाव देना चाहते हैं लिख कर दीजिए और हम और हमारे दरबारी उस पर विचार करेंगे। विशेषज्ञ चले गए। राजा ने दरबारी को साथ मिलकर भ्रष्टाचार मिटाने के लिए योजना को पढ़ा, जो कि एक्सपर्ट लोगों ने लिखा था। उस पर विचार किया। विचार करते दिन बीतने लगे। हर दिन विचार हो रहा है और दिन बीतते जा रहे हैं और राजा को इस चिंता में घुलते जा रहे हैं। भ्रष्टाचार मिटाना चाह रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार मिटाने के लिए जो प्रैक्टिकली काम होना चाहिए वो हो नहीं रहा था। तो राजा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। एक दिन एक दरबारी ने कहा, महाराज चिंता के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। भ्रष्टाचार कैसे मिटाया जाए ये आपके लिए चिंता का विषय बना हुआ है और इस चिंता के कारण से आपकी तबीयत बिगड़ रही है, आपका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। खामोखा उन विशेषज्ञों ने आपको मुसीबत में, चिंता सागर में डाल दिया। राजा ने कहा, पर करें क्या? तुम लोगों ने भी भ्रष्टाचार मिटाने की योजना का अध्ययन किया है, तुम्हारा क्या मत है? दरबारियों से पूछा गया। क्या उसे काम में लाना चाहिए? दरबारियों ने कहा, ये जो दरबारी राजा के दरबार में, ये भी एक नंबर के घूसखोर हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं। ये तो चाहते हैं कि भ्रष्टाचार की जो व्यवस्था हमेशा बनी रहे, घूसखोरी का जो नियम बना हुआ है बना रहे, ये नहीं मिटाना चाहते। ये तो ज़्यादा से ज़्यादा भ्रष्टाचारी हैं, इसलिए भ्रष्टाचार की गंगा बहती रहे और हम उसमें नहाते रहें। उस बहती हुई गंगा का लाभ हमको मिलता रहे। पूरे राज्य में, देश में, शासन में, हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला हो और हम खाएं, फूले फलें। मिटाने का नाम ये भी नहीं लेना चाहिए। इसलिए ये जो दरबारी है ना, राजा को गलत सलाह देते हैं। तो दरबारियों ने कहा, महाराज यह योजना क्या है? एक मुसीबत है। ये योजना जो उन्होंने एक्सपर्ट लोगों ने बताई है वो बहुत बड़ी मुसीबत है। उनके अनुसार कितने उलट फेर करने होंगे, कितनी परेशानी करनी होगी, कितनी व्यवस्था में उलट करना होगा। जो चला रहा है उसे बदलने में नई नई कठिनाइयाँ पैदा हो सकती हैं। जो व्यवस्था बनी हुई है, यदि हम उसमें कुछ परिवर्तन करेंगे, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, रिश्वतखोरी मिटाने के लिए, तो नई कठिनाइयाँ, नई चुनौतियाँ, नई परेशानियाँ, नए संकट हमारे सामने उपस्थित हो जाएंगे। इसलिए आप जो व्यवस्था बनी है वो बनी रहे, इसमें कोई परिवर्तन करने की भूल ना करें। हमें तो कोई ऐसी तरकीब चाहिए जिससे बिना कुछ उलट-फेर किए भ्रष्टाचार मिट जाए, और करना ही है। भ्रष्टाचार मिटाना है तो कोई ऐसा उपाय बताइए जिसमें बिना कुछ उलट-फेर के भ्रष्टाचार मिट जाए। राजा साहब बोले, मैं भी यही चाहता हूँ कि बिना कोई उलट पुलट किए भ्रष्टाचार मिट जाए।
मैं भी यही चाहता हूँ, पर यह हो कैसे? हमारे प्रपितामह को तो जादू आता था, हमें वह भी नहीं आता, तुम लोग ही कोई उपाय खोजो। तो राजा साहब बोले, हमारे दादा परदादा थे, उन्होंने भ्रष्टाचार मिटाने के लिए उनके पास बहुत सारे जादू थे, उन्होंने जादू का उपयोग किया और उसको मिटाया, परंतु हमें ये सब कुछ नहीं आता। अब आप ही लोग हो, कुछ उपाय सुझाव बताओ, आपकी क्या राय है? तो राजा अपने दरबारियों से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए राय मांगते हैं। तो एक दिन दरबारियों ने राजा के सामने एक साधु को पेश किया हैं और कहा, महाराज, एक कंदरा में तपस्या करते हुए इन महान साधक को हम ले आए हैं। कंदरा यानी जानते हैं, गुफा। एक साधु हैं, एक साधु को लाकर राजा के दरबार में उपस्थित किया गया और उसका परिचय दिया गया कि एक पहुँचे हुए महात्मा हैं, ये गुफा में रहते हैं, गुफा में तपस्या करते हैं। इस महान साधक को हम आपके दरबार में लाए हैं। इन्होंने सदाचार का ताबीज बनाया है। किसका ताबीज बनाया? सदाचार यानी अच्छा आचरण करने वाला। वह मंत्रों के से सिद्ध है। ये जो ताबीज है मंत्रों से सिद्ध किया, मंत्र पढ़े गए हैं, मंत्रों से तैयार किया है, मंत्र पैक है इसमें। और उसके बांधने से आदमी एकदम सदाचारी हो जाता है। इसको, इस ताबीज़ को यदि कोई आदमी बांधेगा अपने बगल में, हाथ में, तो वो सदाचारी हो जाएगा। उसके अंदर का बैठा हुआ जो लोभी लालची भाव है वो मिट जाएगा, वो दुराचार का भाव समाप्त हो जाए, वो भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, लोभ समाप्त हो जाए, घूसखोरी समाप्त हो जाएगी, उसके अंदर की भावना ये सब मिट जाएगी और वो सदाचारी हो जाएगा इस ताबीज के बांधने से। साधु ने अपने झोले से ताबीज निकालकर राजा को दिया। साधु ने अपने झोले से वो ताबीज निकाला, सदाचार का ताबीज, और राजा साहब को दिया और बोले, राजा ने उसे देखा और बोले, हे साधु, इस ताबीज के विषय में मुझे विस्तार से बताओ। इस ताबीज के विषय में मुझे विस्तार से बताओ, इससे आदमी सदाचारी कैसे हो जाता है? साधु ने समझाया, महाराज, भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है। भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है। साधु ने राजा से कहा, बाहर से नहीं आता। विधाता जब मनुष्य को बनाता है तब किसी की आत्मा में ईमानदारी के कल फिट कर देता है। कल यानी जानते हैं, कल का मतलब होता है यंत्र। कल फिट देता है और किसी की आत्मा में बेईमानी का कील फिट देता है। इस काल में से ही ईमान या बेईमानी के स्वर निकलते हैं, जिन्हें आत्मा की पुकार कहते हैं। आत्मा की पुकार के अनुसार ही आदमी काम करता है। प्रश्न यह है कि जिसकी आत्मा से बेईमानी के स्वर निकलते हैं, उन्हें दबाकर ईमानदारी के स्वर कैसे निकाले जाएं? मैं कई वर्षों से इसी के चिंतन में लगा हूँ। अभी मैंने यह सदाचार का ताबीज बनाया है। जिस आदमी की भुजा में यह बंधा होगा वह सदाचारी हो जाएगा। मैंने कुत्ते पर भी यह प्रयोग किया है। यह ताबीज गले में बांध देने से कुत्ता भी रोटी नहीं चुराता। बात यह है कि इस ताबीज में से सदाचार के स्वर निकलते हैं। जब किसी की आत्मा बेईमानी के स्वर निकालने लगती है, तब यह ताबीज की शक्ति आत्मा का गला घोट देती है और आदमी को ताबीज के ईमान के स्वर सुनाई पड़ते हैं। वह इन स्वरों को आत्मा की पुकार समझकर सदाचार की ओर प्रेरित होता है। यही इस ताबीज के गुण और विशेषताएं हैं। महाराज, दरबार में हलचल मच गई। दरबारी उठ उठकर ताबीज को देखने लगे। तो इस प्रकार विस्तार से उस साधु ने अपने अच्छे अच्छे शब्दों से राजा साहब को ताबीज के गुण और उसकी विशेषताएं को बताया कि इस ताबीज को जो आदमी बांध लेगा उसके अंदर से बेईमानी के, भ्रष्टाचार के, लोभ लालच के, घूसखोरी के सारे दुर्गुण समाप्त हो जाएंगे और सदाचार के सारे गुण उसके अंदर समा जाएंगे। तो इस ताबीज को पहनने की दरकार है। तो सारे दरबारी हैरान परेशान हुए
हलचल मच गई पूरे दरबार में कि कोई राज्य में भ्रष्टाचार मिटे ऐसा तो कोई नहीं चाहता था ना। पहले साधु ने लाकर एक ऐसा विषय छेड़ दिया तो हलचल मच गई। दरबारी उठ उठ कर उस चमत्कारी ताबीज को देखने लगे। राजा ने खुश होकर कहा, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे राज्य में ऐसे चमत्कारी साधु हैं। भरोसा हो गया राजा साहब को साधु की बातों पर और उनके ताबीज पर भरोसा हो गया। वे खुश हो गए और बोले, मुझे नहीं मालूम कि मेरे राज्य में आप जैसे महान बड़े चमत्कारी साधु भी हैं। महात्मन, हम आपके बहुत आभारी हैं। आपने हमारा संकट हर लिया। हम सर्वव्यापी भ्रष्टाचार से बहुत परेशान थे, मगर हमें लाखों नहीं करोड़ों ताबीज चाहिए। हमें करोड़ों ताबीज चाहिए। इस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए राजा साहब ने करोड़ों ताबीज का ऑर्डर दे दिया। लाखों नहीं करोड़ों चाहिए। हम राज्य की ओर से ताबीज़ों का एक कारखाना खोल देते हैं। हम राज्य की ओर से ताबीज़ों का एक कारखाना खोल देते हैं। आप उनके जनरल मैनेजर बन जाइए। आप उस ताबीज़ कारखाने के जनरल मैनेजर बन जाइए, मुख्य प्रबंधक बन जाइए और अपनी देख रेख में बढ़िया ताबीज बनवाइए। एक मंत्री ने कहा, महाराज, राज्य क्यों इस झंझट में पड़े। दरबारी देखो बीच बीच में टांग अड़ा रहे हैं, काम में बाधा डाल रहे हैं। राजा के काम में बाधा डाल रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि भ्रष्टाचार फलता फूलता रहे, घूसखोरी चलती रहे, ताकि उनकी दुकान भी चलती रहे। तो महाराज को टोकते हैं और रोकते हैं और क्या बोलते हैं, महाराज, राज्य को इस झंझट में पड़े। मेरा तो निवेदन है कि साधु बाबा को ही ठेका दे दिया जाए। तो कारखाना खोलने कोई दरकार नहीं, साधु बाबा को ठेका दे देते हैं। जितना माल चाहिए साधु कहीं से भी बनवा के ला के देगा। हमको कारखाना खोलने का पैसा खर्च करने का क्या दरकार है। तो ठेका दे देंगे तो दरबारियों को भी रिश्वत मिल जाएगी, भ्रष्टाचार करने का मौका मिल जाएगा। वे अपनी मंडली से ताबीज बनवा कर राज्य में सप्लाई कर देंगे। वे अपनी मंडली से ताबीज बनवाएंगे और हमें सप्लाई कर देंगे। राजा को ये सुझाव पसंद आया। राजा भी मूर्ख था, चापलूसों की बातों में आ गया। बोला, ये सुझाव भी पसंद है। साधु तो ताबीज बनाने का ठेका दे दिया गया। वैसा ही किया गया। साधु महाराज को ताबीज, कितने ताबीज बनाने हैं, करोड़ों ताबीज बनाने का ठेका दे दिया गया। उसी समय 5 करोड़ रुपए कारखाना खोलने के लिए पेशगी मिल गई। अब साधु को कारखाना बनाना है, कारखाने में ताबीज बनाने हैं, तो साधु को कितने रुपए की पेशगी मिल गई, 5 करोड़ रुपए कारखाना खोलने की पेशगी मिल गई। राज्य के अखबारों में खबर छपी। क्या खबर छपी? सदाचार के ताबीज की खोज। ताबीज बनाने का कारखाना खुला, लाखों ताबीज बन गए। सरकार के हुक्म से हर सरकारी कर्मचारी की भुजा पर एक एक ताबीज बांध दिया गया। कारखाना बना, ताबीज भी बने और सभी सरकारी कर्मचारियों की भुजा पर एक एक ताबीज भी बांध दिया गया ताकि वो सदाचार का पालन करें, भ्रष्टाचारी ना बने, रिश्वतखोर ना बने, घूसखोर ना बने। भ्रष्टाचार की समस्या का ऐसा सरल हल निकल आने से राजा और दरबारी सब खुश थे। बहुत अच्छा हुआ, ये उपाय बहुत अच्छा है। इस समस्या का ये जो समाधान है बहुत अच्छा है, सरल भी है, अच्छा भी है। तो भ्रष्टाचार की समस्या का ऐसा हल निकल जाने से राजा और दरबारी सब बहुत खुश थे। एक दिन राजा की उत्सुकता जागी। राजा साहब जानना चाहते थे। उन्होंने सोचा, देखें कि यह ताबीज़ कैसे काम करता है। ताबीज़ तो सभी ने पहन लिया, ये ताबीज़ कैसे काम करता है और इस ताबीज़ को जिस उद्देश्य से पहना गया है उस उद्देश्य के अनुसार काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, जांच करना, परख करना। वे वेश बदलकर, राजा साहब वेश बदलकर एक कार्यालय में गए, सरकारी कार्यालय में पहुँचे।
उस दिन 2 तारीख थी। उस दिन 2 तारीख थी। एक दिन पहले ही तनख्वाह मिली थी। सब सरकारी कर्मचारियों को एक दिन पहले ही तनख्वाह मिली थी। 1 तारीख को तनख्वाह मिल जाती है। वे एक कर्मचारी के पास गए और कई काम बताकर उसे 5 रुपए का नोट देने लगे, काम करवाने के एवज में घूसखोरी के रूप में। कर्मचारी ने उन्हें डांटा, भाग जाओ यहाँ से, घूस लेना पाप है। उस कर्मचारी ने ऐसा कहा। राजा बहुत खुश हुए। तावीज़ ने कर्मचारी को ईमानदार बना दिया। कुछ दिन बाद फिर वेश बदलकर उसी कर्मचारी के पास राजा साहब फिर गए। उस दिन 31 तारीख थी। कितनी तारीख थी? 31 तारीख थी। महीने का आखिरी दिन था। राजा ने उसे 5 का नोट दिखाया और उसने लेकर जेब में रख लिया। रिश्वत ले ली, घूसखोरी ले ली। राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया, बोले, मैं तुम्हारा राजा हूँ, क्या तुम आजकल सदाचार का तावीज़ बांध कर नहीं आए हो? क्या आज तुम सदाचार का तावीज़ बांध कर नहीं आए हो? बांधा है सरकार, ये देखिए। उसने आस्तीन चढ़ाकर तावीज़ दिखा दिया, यहाँ जो बांधा हुआ था। राजा असमंजस में पड़ गए। फिर ऐसा कैसे हो गया? उन्होंने तावीज़ पर कान रखकर सुना। तावीज़ से स्वर निकल रहे थे। कौन से स्वर? अरे आज 31 है, आज तो ले ले। तो आज 31 तारीख है, 1 तारीख को वेतन मिलता है, तो आज 31 है इसलिए आज ले लो, 1 को लेने की दरकार नहीं। तो इस प्रकार ये जो कहानी है राज्य की, राज्य में फैले हुए रिश्वतखोरी, राज्य में फैले हुए भ्रष्टाचार को उजागर करती हैं। यह व्यंग है और इस व्यंग में हमारे देश में व्याप्त भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का यथार्थ वर्णन किया गया। यह एक लेख है, घटनाएं हैं, कुछ कहानी है, लेकिन ये सत्य है। आज हमारे शासन में, सरकारी ऑफिस में, प्राइवेट ऑफिस में इसी प्रकार का भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का काम चल रहा है, फल फूल रहा है। इस प्रकार की और भी कई प्रकार के भ्रष्टाचार के नए नए रंग रूप आकार प्रकार और नए नए तरीके हर दिन निकलते हैं। ये समाप्त होने वाला रोग नहीं है। भ्रष्टाचार जब से देश बना है तब से भ्रष्टाचार बना है। भ्रष्टाचार फलता फूलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अभी तो वो जवानी में है और ये कब समाप्त होगा इसको कुछ नहीं। भ्रष्टाचार को समाप्त करने वाले व्यक्ति खुद मर जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होता। तो इसकी जो पैठ है, इसकी जो पकड़ है, इसकी जो पहुँच है, वो बहुत गहरी है, बहुत दूर तक की है और इसे मिटाना इतना आसान नहीं है। किस हमारे देश में, देश के अंदर, पूरे राज्यों के अंदर, सभी राज्यों के अंदर बहुत ज़बरदस्त बड़े से बड़े रूप में यह भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी रिवाज के रूप में चल रहा है, परंपरा से चल रहा है, परंपरा के रूप में चल रहा है, शिष्टाचार के रूप में चल रहा है और खुलेआम भी चल रहा है। छिप छिप के भी चल रहा है, खुलेआम भी चल रहा है और इसमें सारे अधिकारी, कर्मचारी, नेता सब लिप्त हैं। कुछ पर्दे में है, कुछ पर्दे के बाहर भी है, स्पष्ट रूप में भी है, साफ दिखाई भी देते हैं। तो कुल मिलाकर भ्रष्टाचार समाप्त होने वाला नहीं है। ये एक ऐसा रोग है जो हमेशा फलता फूलता है और बढ़ता है, निरंतर बढ़ता है। तो इस प्रकार ये लेसन समाप्त हुआ। इसमें कुछ प्रश्नोत्तर दिए, मौखिक प्रश्नोत्तर, मेरी लेखनी के अंतर्गत सही उत्तर पर टिक लगाओ, लघु प्रश्न उत्तर, दीर्घ प्रश्न उत्तर और मेरे विचार आदि आदि बहुत सारे प्रश्न उत्तर यहाँ दिया। पेज नंबर 122 से लेकर ये है पेज नंबर 130 तक प्रश्नोत्तर हैं। इनके प्रश्नोत्तर जो किताब में बनाने के हैं उसमें किताब में बना लीजिए। आंसर शीट आपके मोबाइल में है, स्कूल से भेज दीजिए, उसको
उसको देखिए और उसको बनाइए। और जो प्रश्न उत्तर नोटबुक में बनाने के हैं, जैसे दीर्घ प्रश्न उत्तर, लघु प्रश्न उत्तर, उसको नोटबुक में हिंदी क्वेश्चन आंसर बनाइए। इसकी जांच होगी और इसको देखकर आपको नंबर दिए जाएंगे। तो बुक को भी चेक होगा और नोटबुक भी चेक होगा, इसलिए बुक में भी लिखिए प्रश्न उत्तर का काम जो बुक में लिखने का है, और जो नोटबुक में लिखने का है नोटबुक में भी लिखिए। इसके अलावा देखिए इस लेसन में कुछ कठिन शब्द भी दिए हैं, जैसे भ्रष्टाचार, दरबारियों, प्रजा, ऐसे बहुत सारे कठिन शब्द हैं। हर पेज में या हर पेज से कम 10 कठिन शब्द निकालिए और रफ कॉपी में लिखिए। तो इससे श्रुत लेख, डिक्टेशन आपका शुद्ध होगा और शुद्ध हिंदी लेखन में भी आपको मदद मिलेगी। इसी प्रकार अंग्रेजी और उड़िया भाषा में भी आप कठिन शब्दों को निकालिए और लिखिए। बार बार कठिन शब्दों को लिखने से आप शुद्ध हिंदी, शुद्ध इंग्लिश और शुद्ध उड़िया लिख सकेंगे। भाषा और साहित्य को इसी प्रकार अभ्यास के द्वारा पढ़ा, लिखा और समझा जाता है। तो पैराग्राफ भी लिखिए। पैराग्राफ में आपको 5 लाइन कम से कम लिखना है। डिक्टेशन शब्द के लिए आपको 10-10 शब्द हर पेज से निकालने और लिखने, मेहनत करना है। आपके पास पर्याप्त समय है, जो काम आपको दिया जा रहा है उसको कीजिए। हमारा कहना मानने से ही आप परीक्षा में सफल हो पाएंगे, क्योंकि ये आपके हित में कहा जा रहा है। तो उच्चारण अभ्यास भी कीजिए। भ्रष्टाचार, विशेषज्ञ, सर्वव्यापी, सिंहासन, विधाता, कारखाना, बुक रीडिंग कीजिए। बुक रीडिंग करने से आप शुद्ध हिंदी पढ़ पाएंगे। और जब भी आप हिंदी, इंग्लिश, उड़िया पढ़ते हैं बुक से, तो पंक्चुएशन के अनुसार, विराम चिन्हों के अनुसार पढ़िए, ताकि सही अर्थ निकल सके, जिससे आप शुद्ध पढ़ सकेंगे। तो इस लेसन के बाद अब हम आपको व्याकरण पढ़ाएंगे। नेक्स्ट पीरियड में आपको व्याकरण पढ़ाएंगे। व्याकरण से जुड़े हुए जो प्रश्न उत्तर हैं वो व्याकरण किताब में भी लिखने हैं, व्याकरण कॉपी में भी लिखने हैं, जो हम समय समय पर आपको बताते भी रहते हैं। जो पाठ हमने पढ़ा दिया है, सभी पाठ के प्रश्न उत्तर आपको लिख लेना है, ये लिखना है। और अब प्रश्नोत्तर भी हम आपको बताएंगे। प्रश्नोत्तर का आंसर शीट आपके पास है। इसके अलावा किस प्रकार से और प्रश्न उत्तर लिखे जाते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। पत्र लेखन और निबंध लेखन हम एक बार बता चुके हैं, फिर से एक बार बताएंगे। आपकी किताब में पत्र लेखन और निबंध लेखन है, उसमें से जो निबंध आपको अच्छा लगता है उसको खोलिए और पढ़िए। इसके अलावा एक्स्ट्रा आपके पास कोई निबंध बुक है, उसमें भी देखिए। पत्र लेखन की किताब है तो उसमें भी देखिए। इस प्रकार ग्रामर में आपको बराबर हर दिन पढ़ते रहना है। संज्ञा पढ़िए, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कारक, काल, ये सब पढ़िए। ये बेसिक चीज़ें, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश हैं, ये सब पढ़ते रहना है। समय समय पर आप पढ़ते रहिए। और यदि आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो हमसे पूछिए। 7894945066 पर आप हमसे सवाल कर सकते हैं। हम हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। ये जो इस प्रकार ऑनलाइन पढ़ाने का जो काम चल रहा है, ये बस दस्तूर जारी रहेगा। आप हमारे साथ इस प्रकार हमेशा जुड़े रहिए, पढ़ाई करते रहिए और लाभ लेते रहें। प्रश्नोत्तर का लाभ लेते रहें, पढ़ाई का लाभ लेते रहें। किसी प्रकार की आपको अड़चन नहीं आएगी। हर विषय का आपकी पढ़ाई बराबर होती रहेगी। जब तक ये समय चल रहा है, ऐसे ही पढ़ाई आपको करनी है। नेक्स्ट पीरियड में एक नया विषय आपको हम पढ़ाएंगे। सारे लेसन जो पढ़ने के लिए आप जो पढ़ा दिए गए आपको पढ़ना है और समझने का प्रयास कीजिए। बुक के लास्ट में कुछ प्रश्नोत्तर दिए, उसको भी आप बना सकते हैं, वो भी अच्छा दिए। परीक्षा में इसी प्रकार के आएंगे। पेज नंबर
167 से लेकर लास्ट तक कुछ प्रश्न उत्तर दिए हैं, इसको भी आप देखते रहिए। और फिर नेक्स्ट क्लास में हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।